हेलो स्टूडेंट्स, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे जिसमें हमारा छोटा सा पार्ट रह गया था कि मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि वो मेमरी ग्लैंड्स, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसमें एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर इंटरनली टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। कौन कौन से? एक तो होता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है ग्लैंडर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो एक्चुअल में जो ग्लैंडर टिश्यू होता है वो उसके अंदर वो जो मिल्क सिक्रीशन इजेक्शन जो होता है वो इसे ही होता है, और जो उनको कनेक्ट करके रखता है आपस में वो होता है फाइबर टिश्यू, क्योंकि इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू जो फैट टिश्यू होता है, मतलब ये कितना होगा उसके बेसिस पे ही ब्रेस्ट का साइज डिपेंड करता है। तो ग्लैंडर टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, इसकी तो बात की करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ कनेक्ट करने का काम करता है और ये उसको एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। थोड़ी सी मतलब साइज़ के उसकी बात करते हैं हम कि भाई साइज़ इसी पर डिपेंड करता है कि एडिपोज टिश्यू कितना प्रेजेंट है। ग्लैंडर टिश्यू में मतलब ग्लैंडर टिश्यू के अंदर कम से कम 15 to 20 लोब्स हर एक ब्रेस्ट के अंदर होते हैं जो मिलके बनते हैं लोब्यूल से। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक सीरीज़ हम बना सकते हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्यूल्स जो होते हैं वो एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो लोब्स होते हैं, लोब्स बना लेते हैं लोब्यूल्स फिर एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जिनको एल्विलाई बोलते हैं। ये एल्विलाई वो वाले नहीं हैं जो आप लोगों ने लंग्स में पढ़े होंगे, ये एल्विलाई अलग है। ये वाले एल्विलाई वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ पर जो एल्विलाई हैं एक्चुअल में यही होती हैं जहाँ जो मिल्क सिक्रीशन का काम करती हैं। मिल्क जो सिक्रीट होगा वो यहीं पर यही करवाएंगी। ठीक है, मिल्क सिक्रीशन एल्विलाई। ओके, अब ये जो एल्विलाई है यहाँ पर मिल्क सिक्रीट होके ये पास कर देंगी कहाँ पर, एल्विलाई से मिल्क सिक्रीट करके पास कर देंगी मेमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। मेमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, मेमरी ट्यूब्यूल से चला जाएगा मेमरी डक्ट के अंदर। अभी जो मेमरी डक्ट है ये एक बड़ा सा एम्पुलरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मेमरी जिसको हम लोग मेमरी एम्पुला बोल देते हैं। ठीक है, अब ये डक्ट देखो यहाँ से ट्यूब्यूल से डक्ट के अंदर आ गया, और जब भी जो है मिल्क को बाहर इजेक्ट होना होता है, बाहर जाना होता है, तो ये एम्पुला में खाली कर दिया और फिर इसके थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट जो निप्पल के पास होती हैं, यहाँ से इसके थ्रू बाहर मिल्क बाहर आ जाता है, मतलब इसके थ्रू ही मिल्क बाहर आता है। ठीक है, और वो जो एक डार्क पिगमेंटेड सा एरिया होता है ना निप्पल के पास में, उसको एरियोला बोलते हैं। ठीक है, तो निप्पल के थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल से मिल्क को बाहर कर देती है, मतलब लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है निप्पल में और फिर निप्पल से मिल्क बाहर। ओके जी, तो ये किसकी बात है? ब्रेस्ट की बात है। अगर हम लोग बात करें कि जो मिल्क सिक्रीशन होता है, मिल्क इजेक्शन, मिल्क सिक्रीशन, ये इसको हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैक्टेशन, मिल्क सिक्रीशन एंड मिल्क का बनना और मिल्क का बाहर आना ह्यूमन फीमेल के अंदर बात करें लैक्टेशन। लेकिन ये जो लैक्टेशन है ये हॉर्मोन्स के अंडर होता है। ये लैक्टेशन जो चीज़ हो रही है ये भी हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। लैक्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? 2 हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ध्यान देना भाई क्योंकि ये मैं आपको कंपटीशन बेस का क्वेश्चन बता रही हूँ। एक होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन ही होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्क है वो सिक्रीट होता है। जो मिल्क सिक्रीशन है वो मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क एक तरह से बनना, प्रोलैक्टिन कंट्रोल करता है। लैक्टिन, लैक्टोज से याद रखना, तो लैक्टोज मिल्क में होता है तो बनाएगा तो यही। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इजेक्ट होता है, जो बाहर आता है ना निप्पल से बाहर, वो ये कंट्रोल करते हैं ऑक्सीटोसिन। तो दोनों मिल्क सिक्रीट प्रोलैक्टिन करेगा, ऑक्सीटोसिन उसको बाहर लेके जाएगा। ओके, तो आपको पता है प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। करेंगे 11th में कर रखा है ना हमने ये कि प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से
वो करता है, वहाँ स्टोर होके रखते हैं एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, बट वहाँ से निकलता पोस्टीरियर से ही है, बनाता नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बात हम जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक स्टोरेज होती है हार्मोन्स की। ओके, तो ये बात क्लियर है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, ह्यूमन मिल्क की कंपोजिशन की, तो इसमें फ़ैट मिल जाता है। वैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन मिल्क, मैंने बताया था कि अकेला ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो इनके अंदर फ़ैट भी होता है, मिल्क प्रोटीन भी होता है जिसको केजिन के नाम से जानते हैं। केजिन मिल्क प्रोटीन, ठीक है। लैक्टोज मिल्क शुगर, इनके अंदर जो मिल्क शुगर होता है मतलब कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, ठीक है। और फैट मैंने बता ही दिया, फैट होता है। मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वाइटामिन्स भी होते हैं। हाँ, आयरन कंटेंट थोड़ा कम होता है, पर मतलब सारी चीज़ें, मिनरल भी, विटामिन भी, प्रोटीन भी, शुगर भी, फैट भी, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और कम से कम एक दिन में एक नर्सिंग वुमन 1 से 2 लीटर मिल्क सिक्रीट कर सकती है, और ये ज़रूरी होता है। वैसे मे बी अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो, ऐसा भी होता है कि भाई हार्मोन कंट्रोल तो होता ही है, इसके अलावा एक साइकिक कंट्रोल भी होता है। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जब बच्चे को भूख लगती है, आप लोगों ने सुना हो कि अपने आप ही जो मिल्क है वो अपने आप बाहर आने लग जाता है नर्सिंग मदर में, तो एक साइकिक स्टेट भी, जब मदर को दूध पिलाना हो तब भी ऐसा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये बात थी किसकी, मैमरी ग्लैंड्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो गैमेटोजेनेसिस होगा टॉपिक। अगर हम लोग हार्मोनल कंट्रोल की बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होता है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ जाते हैं। तो प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही का जो हार्मोनल कंट्रोल है वो सेम रहेगा। ओके, तो सीरीज़ वही, हमें पता है कि ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं उनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस से निकलते हैं क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो नाम से पता चल रहा है गोनाडोट्रोपिन, जो गोनाइड्स पर एक्ट करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनाइड्स पर जाकर एक्ट करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन, उनको रिलीज करवाने के लिए कहाँ पर जाके एक्ट करेंगे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, LH और FSH, 2 हार्मोन होते हैं LH और FSH, ये एक्ट करते हैं ओवरी पे जाके, और फिर ओवरी से निकलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी से क्या निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और यही कंट्रोल करते हैं किसको, ये एक्ट करते हैं यूट्रस पे जाके। यूट्रस, फिर उसके अंदर जो भी चेंज होने हों, अगर प्रेगनेंसी होती है नहीं होती है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। और जैसा मैंने मेल के अंदर बताया था कि इनके अंदर भी नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर ये ऊपर जाकर अपनी सिंथेसिस क्या करवाते हैं, यहाँ पर जाकर या फिर यहाँ पर जाकर कहते हैं कि भाई हमारी कम हो रही है, सिंथेसिस करवाओ, उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। और अगर ये अपनी सिंथेसिस ऊपर जाकर बंद करवा देते हैं तो उसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर मैं डिसऑर्डर्स की बात करूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर तो कई हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आजकल काफ़ी कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर। जनरली जब थोड़ी सी एज बढ़ने लग जाती है तब कईयों को पता भी नहीं चलता है फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सर्विकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर भी होता है, ये भी जनरली जो थोड़ा सा हमें पता नहीं चलता है कई बार कैंसर का, जब वो स्टेज 3rd स्टेज आ जाती है तब पता चलता है, क्योंकि शुरुआत में हम बहुत इग्नोर भी कर देते हैं कई बार, ठीक है। ऐसे एक आपने सुना होगा ओवरी में सिस्ट हो गए हैं आजकल, अब वो आपने एक बीमारी ज़रूर सुन रखी होगी, वो पॉलीसिस्टिक जो डिसीज़ होती है कि ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सुन रखी होगी, जिनकी वजह से जो वेट गेन होने लग जाता है लेडीज़ का, लड़कियों का, थोड़े फेस पर भी बाल वगैरह आने लग जाते हैं,
ठीक है, बहुत कॉमन डिसीज़ हो गई है आजकल ये ओवेरियन सिस्ट, छोटे छोटे पानी से भरे हुए छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। कईयों के अंदर ऐसा भी होता है कि वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, कईयों के अंदर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट फेज़ ले लेते हैं। तो इसका इलाज ये है कि भाई अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, इसका इलाज ये है। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जनरली यूट्रस है उसमें एक डेफिनेट जगह पर जो है वो बेबी इम्प्लांट करे, ज़ायगोट इम्प्लांट करे, क्योंकि वहाँ पर उसको जगह मिल जाती है ग्रोथ की। अगर जो ज़ायगोट है वो फैलोपियन ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो जाए तो बेबी बनेगा तो क्या होगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी ग्रोथ की, क्योंकि ट्यूब तो छोटी छोटी होती हैं। तो इस तरह की होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे ही कई मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड डिसऑर्डर भी होते हैं, कईयों को होते ही नहीं है, कईयों को होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो दीज आर सम। इनफर्टिलिटी होती है कि कई जो विमन होती हैं उनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो या तो वो ओवुलेट नहीं कर पाती हैं या फिर कुछ एनाटमिकल डिसऑर्डर होते हैं कि भाई उनका यूट्रस प्रिपेयर नहीं होता है या फिर गैमीट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उनका। दीज आर सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा गैमेटोजेनेसिस का, जिसको हम लोग साइड बाय साइड स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों ही कर लेंगे, ताकि हमारे साथ के साथ डिफरेंसेस भी हो जाएं। ओके जी। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा वो गैमीट्स का स्ट्रक्चर और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जल्दी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके।